गाजा में एक इमारत पर रॉकेट दागने का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उस इमारत पर रॉकेट से हमला होता दिखाई दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया और चंद सेकंड में ही वो बड़ी सी इमारत आंखों से ओझल हो गई। देखते ही देखते वो पूरा इलाका धूल और आग से निकलने वाले काले धुएं से घिर गया। जमीन से आसमान तक हर तरफ धूल और धुएं का कब्जा नजर आया। आसपास मौजूद लोगों को धमाके की आवाज और उस हमले ने हिलाकर रख दिया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने रॉकेट हमले के जरिए उस इमारत को निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो बड़ी सी इमारत पल भर में जमींदोज हो गई और वहां मलबे के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा। इस बीच फिलिस्तीन के बाद अब मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी आशंका जताई कि इजराइल ने गाजा में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। यह बम इतना खतरनाक है कि एक बार फटने के बाद यह तब तक जलता रहता है जब तक ये पूरी तरह से खत्म न हो जाए, और जहां ये फटता है वहां किसी के बचने का कोई चांस नहीं होता। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आशंका जताई कि इजराइल ने हमास से बदला लेने के लिए गाजा में इसी फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, जो बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर बनाया गया ये बम ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, जिसके बाद इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। यही नहीं, ये बम जहां गिरता है वहां की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। ऐसे में जो लोग इस बम की आग से नहीं जलते वो दम घुटने से मर जाते हैं। आरोप तो ये भी लगा कि इजराइल ने इसके जरिए न सिर्फ गाजा बल्कि लेबनान पर भी हमला किया। मतलब नेतन्याहू ने हमास के साथ ही हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए अपने जखीरे के सबसे दमदार हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हालांकि फिलिस्तीन और ह्यूमन राइट्स वॉच दोनों ने ही इससे जुड़े कोई सबूत पेश नहीं किए। लेकिन इजराइल पर 7 अक्टूबर की सुबह किए गए हमले में जिंदा बचे लोगों ने न्यूज़ 18 से बात की और हमास के लड़ाकों की बर्बरता की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सैकड़ों लड़ाके गाजा से इजराइल में दाखिल हुए और इस हमले में किसी को भी नहीं बख्शा, क्योंकि 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने महज 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल पर पिछले 10 साल का सबसे भीषण हमला किया। हमास के चरमपंथियों ने इजराइल के शहरों के अंदर घुसकर आम लोगों को बुरी तरह से मारना और काटना शुरू कर दिया था और वहां रह रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में जिंदा बचे लोगों ने न्यूज़ 18 को उस बर्बरता की कहानी सुनाई। The Hamas main goal was to kill Jewish people in Sderot, in many cities around Sderot. उन्होंने बताया कि हमास ने हमले के दौरान न बच्चों पर रहम बरपा और न ही बुजुर्गों को बख्शा। उनके लिए हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ यहूदी था और वो उनके खून के प्यासे नजर आए। बताया गया कि इजराइल के नागरिकों की हत्या सिर्फ गोलियों से नहीं की गई, बल्कि कई हत्याओं में चाकू और आग का भी इस्तेमाल किया गया, ताकि उनकी क्रूरता की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे। और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को याद करते हुए एक अमेरिकी महिला तेल अवीव में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने फूट-फूट कर रो पड़ी। ये महिला अपने कुछ साथियों के साथ उस म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद थी जिसे फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने निशाना बनाया था, जिसमें अमेरिकी मूल की ये महिला बाल बाल बच गई। और जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की तो वो काफी भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस महिला ने अमेरिका के मंत्री को बताया कि कैसे हर तरफ से बरसती मिसाइलों के बीच उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और अपनी जान बचाई, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने उस महिला और उसके साथी को गले लगाकर उनके जज्बे की सराहना की और उन्हें हर जरूरी मदद का भरोसा दिया। लेकिन महिला के दिलो दिमाग में आसमान से बरसती मिसाइलों और उनसे हुई तबाही का मंजर इस कदर हावी दिखा, जिन्हें सोच सोचकर वो बार बार भावुक होती नजर आईं। और हमास के इन्हीं बर्बर हमलों की कहानी सुनकर दुनिया के कई देशों में बैठे इजराइल से लोगों का खून खौल गया, जिसके बाद दूसरे देशों में रहने वाले इजराइल के नागरिक अपने देश लौटने लगे। बताया गया कि ये सभी लोग इजराइल की रिजर्व आर्मी का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि खबर है कि इजराइल की सेना हमास को जड़ से मिटाने के लिए गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी में जुटी है। यानी हवाई हमलों से गाजा में भीषण तबाही मचाने वाली इजराइल की फौज वहां घुसकर हमास के लड़ाकों का सफाया कर सकती है। दावा किया गया कि इसीलिए नेतन्याहू सरकार ने अपनी रिजर्व आर्मी के जवानों को भी जंग में उतारने की तैयारी कर ली, ताकि इजराइल ने हमास के खात्मे की जो कसम खाई है उसे पूरा किया जा सके। इजराइल के मीडिया के मुताबिक रिजर्व आर्मी के 3 लाख से ज्यादा जवान इजराइल की सेना से जुड़ेंगे, जिनमें कई हजार जवान तो विदेशों से लौट रहे हैं, जिनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर रिजर्व आर्मी के स्वागत के लिए पहुंचे इजराइल के छात्र छात्राओं में हमास को लेकर भारी गुस्सा नजर आया। रिजर्व आर्मी को इजराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और इजराइल इमरजेंसी के हालात में ही अपनी रिजर्व आर्मी का इस्तेमाल करता है। लेकिन इजराइल की रिजर्व आर्मी के जवान दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं, जिन्हें जंग में हमास से निपटने के लिए फौरन इजराइल पहुंचने का आदेश दे दिया गया। असल में इजराइल की रिजर्व आर्मी में वो लोग गिने जाते हैं जो पहले भी इजराइल की सेना में सेवाएं दे चुके होते हैं, क्योंकि 18 साल का होने के बाद इजराइल में हर किसी के लिए सेना में शामिल होना अनिवार्य है।
जिसके तहत लड़कों को 32 महीने और लड़कियों को 24 महीने की सैन्य सेवा देनी होती है। हालांकि इसके बाद वो जो चाहें वो काम करने को आजाद होते हैं। लेकिन इमरजेंसी के हालात में सेना दोबारा इसका इस्तेमाल करती है और इसके तहत रिजर्व आर्मी के 40 साल तक की उम्र वाले जवानों को ही बुलाया जाता है। लेकिन इस बीच इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री और वहां के मुख्य विपक्षी दल के नेता याइर लपिड ने हमास के युद्ध के लिए 2 दिन पहले बनाई गई आपातकालीन सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि जंग में आपातकालीन सरकार बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा इजरायल की आपातकालीन सरकार मसले को और बिगाड़ देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि याइर लपिड ने दावा किया कि आपातकालीन सरकार का जिस तरह का ढांचा है और जो उसके सदस्य हैं वो जंग को संभालने के काबिल नहीं। इजरायल की गठबंधन सरकार कट्टरपंथी यहूदी पार्टियों से मिलकर बनी है। लपिड ने उन्हीं कट्टर नेताओं पर उंगली उठाई और दावा किया कि जब तक ऐसे लोग इजरायल की सरकार में रहेंगे वो आपातकालीन सरकार को काम नहीं करने देंगे, क्योंकि किसी के भी अधिकार साफ नहीं है। हालांकि इसके साथ याइर लपिड ने हमास के खिलाफ सरकार का पूरा साथ देने का भरोसा भी दिया। लेकिन जंग के बीच इजरायल की सूचना मंत्री गिलिद डिस्टेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मंत्रालय की शक्तियों को जानबूझकर कमजोर किया गया, जबकि उस मंत्रालय का गठन इसी साल किया गया था। लेकिन हाल ही में वहां की सरकार ने प्रवासी मामलों के मंत्रालय को सूचना मंत्रालय की निगरानी करने का भी अधिकार दे दिया था। इस फैसले से नाराज होकर सूचना मंत्री गिलिद डिस्टेल ने अपना पद छोड़ दिया। उधर इजरायल के दौरे के बाद उसकी जंग के लिए समर्थन जुटाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पश्चिम एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा दौरा शुरू कर दिया। वो इस इलाके में अमेरिका के साथ ही मुस्लिम देशों को मनाने निकल गए और इजरायल के पड़ोसी देश जॉर्डन पहुंचे। एक दिन पहले ब्लिंकन इजरायल गए थे, जहां उन्होंने हर कीमत पर इजरायल का साथ देने की कसम खाई थी और हमास के भयानक हमलों के खिलाफ इजरायल की जंग को बिल्कुल जायज ठहराया था। अपना यही स्टैंड समझाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्डन की राजधानी अम्मान में वहां के किंग अब्दुल्ला से मिले। हालांकि पहले एंटनी ब्लिंकन का दौरा सिर्फ इजरायल और जॉर्डन तक ही सीमित था, मगर इजरायल की जंग ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया कि एंटनी ब्लिंकन को पश्चिम एशिया में मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे अपने सभी साथी मुस्लिम देशों का रुख करने का फैसला लेना पड़ा, ताकि इन सभी देशों को हमास के खिलाफ लामबंद करके इजरायल के साथ खड़ा किया जा सके। और माना जा रहा है कि ये पश्चिम एशिया में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा दांव है, क्योंकि पश्चिम एशिया में ईरान ही इकलौता ऐसा देश है जो सीना ठोककर हमास की हिम्मत की दाद देने में लगा और इजरायल पर हमलों को बिल्कुल सही ठहरा रहा है। इजरायल ईरान का कट्टर दुश्मन है और अमेरिका को पूरा अंदाजा है कि ईरान इस जंग का फायदा जरूर उठाएगा। इसलिए अमेरिका लगातार ईरान को इजरायल की जंग से दूर रहने की धमकी दे रहा है। लेकिन ईरान को सिर्फ धमकी देने से काम नहीं बनने वाला। अमेरिका को इस बात का डर खाया जा रहा है कि इजरायल का युद्ध कहीं उसके आसपास के देशों में न फैल जाए, क्योंकि इजरायल अपने इर्द गिर्द मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इजरायल के पड़ोसी देश मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान तो मुस्लिम देश हैं ही, बल्कि पूरा का पूरा पश्चिम एशिया मुस्लिम इलाका है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इराक और ईरान ये सभी मुस्लिम देश हैं और फिलिस्तीन और उसका चरमपंथी संगठन हमास मुस्लिम ही है। इसलिए शुरुआत से ही पश्चिम एशिया के देशों की हमदर्दी फिलिस्तीन के साथ रही है। और जब इजरायल के हमलों में गाजा पट्टी में रहने वाले आम फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं, तो इन देशों का ज्यादा वक्त तक चुप बैठना मुमकिन नहीं। ईरान इसी मौके की तलाश में है। मुमकिन है कि वो इलाके के बाकी देशों को उनके मुसलमान होने का वास्ता दे और उन पर दबाव बनाए कि वो इजरायल के खिलाफ खड़े हों। यही वजह है